केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ईद के बाद वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया जा सकता है और 2 तारीख में इसे पास किया जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान आया और उनके बयान के बाद ऐसी अटकलें और ज्यादा तेज हो जाती हैं कि 2 तारीख में सदन में वक्फ बोर्ड का बिल रखा जाए। लेकिन 2 तारीख में रखा जाना है और आज 31 तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से 3 सुझाव दिए गए हैं वक्फ को लेके कि ये सुझाव रखे जाने जरूरी हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब बिल चर्चा में आएगा तब ये जो जमीन है वो राज्य का मामला है, वो राज्य के पास ही रहना चाहिए। और जो पिछले मामले हैं, जिस तरीके से कहा जाता है लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उन पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा। तो क्या 48 घंटे पहले नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई खेला किया जाने वाला है? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता सदन में इस बिल का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं। उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, ये इस वक्त पे सुझाव देने का क्या मतलब, समझ नहीं आता कुछ। जेपीसी ने लंबे वक्त तक चर्चा की, 2 महीने तक चर्चा की, तब सुझाव कहां थे? जी अभिषेक जी, आपने सही कहा कि ये जो पूरा बिल है ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये पिछले वर्ष इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद विपक्ष से एक सुझाव आया था कि इसे जेपीसी को भेजा जाए और बिल को जेपीसी को भेजा गया और जेपीसी में करीब करीब हर एक पार्टी, हर एक प्रदेश के नेता थे और उस जेपीसी की करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 30 बैठकें हुई। ये सभी नेता साथ में थे और जेपीसी में भी फाइनल फिर बिल बहुमत से पारित हुआ, 16-11 के बहुमत से। और जेपीसी में न सिर्फ पार्टी के नेता होते हैं, बल्कि आप ये समझिए कि उसमें जितने भी रिलेटेड और इंस्टीट्यूशंस, पार्टीज, व्यक्ति हो सकते हैं, सबको बुलाया जाता है, उन सब के सुझाव लिए जाते हैं। तो करीब करीब जितने भी स्टेट के सुन्नी वक्फ बोर्ड्स हैं, जो AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जितने भी ये लैंड होल्डिंग वाले बड़े बड़े के जो संस्थान है, सबसे जितने भी ऐसे लिटिगेशंस में लगे हुए लॉयर्स जो है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और फिर सबके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करके फाइनल बिल को शेप दिया जाता है। और उसमें भी अगर किसी को डिसेंट हो, कोई ये मेंबर कहे जेपीसी का कि नहीं मुझे इसमें ये अभी भी पास होने के बाद भी मुझे इसमें ये दर्ज कराने अपने डिसेंट, तो वो डिसेंट भी दर्ज होता है और उस रूप में फिर ये पार्लियामेंट में आती है बिल। तो वो पार्लियामेंट में आई भी है और मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनता नहीं है, क्योंकि चर्चाएं तब होती है किसी बिल पे जब, क्योंकि पहली बार लोगों ने बिल पढ़ा होता है और देखा होता है, चर्चा होती है। अगर ऑलरेडी जेपीसी में जा चुका है, सभी पार्टियां देख चुकी है, तो बहुत चर्चा का स्कोप बचता नहीं। मगर फिर भी एक जो पार्लियामेंट्री हमारे कन्वेंशन है, बिल इंट्रोड्यूस होगा तो एक चर्चा तो होगी फिर से उसमें, वो तो नॉर्मल चर्चा है। लेकिन सर, मैं अगर पॉइंट दर पॉइंट आपसे जानने की कोशिश करूं कि जो सुझाव दिया गया है, नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल के तय मानकों के हिसाब से होगा। ये कुछ समझ नहीं आता। मतलब जो 8.5 लाख जमीनें हैं, भले ही उसमें विवादित भी हैं, तो वो ऐसी ही रहेंगी, फायदा क्या फिर लाने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उनका इंटेंशन है और ऐसा होने वाला भी नहीं। अगर विवाद में जो ऑलरेडी जमीन है, अगर उस पर हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो पूरा बिल का जो पर्पस है, ओरिजिनल पर्पस है, वही डिफीट हो जाता है। फिर तो उस बिल का कुछ बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं बचता है। अगर जितनी ज्यादा विवादित जमीनें उनके पास है, अगर उसे वैसे ही रहने दिया जाए स्टेटस को, तो मुझे लगता है कि जो रजिस्टर्ड जमीन है जिसपे कोई विवाद नहीं है, तो उस पर तो ऐसे भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऑफकोर्स उन्हीं के पास रहेंगे। लेकिन जहां कहीं भी विवाद है, उनका जो लिटिगेशन का प्रोसेस है, जो पहले था कि सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करती थी, अब क्या है, कहा गया कि वक्फ बोर्ड के बाद उसे चैलेंज किया जा सकता है हायर कोर्ट्स में, वो ऑफकोर्स उस पर लागू होगा इस बिल के। लेकिन इनका तीसरा सुझाव तो सर ये है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन, मसलन मस्जिद, दरगाह बनी है, तो उसे तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। ये तो यही वर्शिप एक्ट 1991 की तरह ले आया है। अभिषेक जी, देखिए थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, उससे सरकार मेरे ख्याल से वही कह रहा हूं सर, सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके साथ ही आपके सहयोगी अगर नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को। नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी, ये जो स्टेटमेंट है कि जहां ऑलरेडी मस्जिद बने हुए हो, तो उसमें मुझे लगता है बहुत केस बाय केस बेसिस देखना पड़ेगा। देखिए, अगर खाली जमीनें हैं या अगर कुछ और स्ट्रक्चर्स बने हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो उसपे तो बहुत क्लियर है, नॉर्मल लिटिगेशन चलेगा जैसे चलता है और उसके बाद अगर फैसला विरोध में आता है तो उन्हें वो जमीन वापस करनी पड़ेगी। लेकिन जहां कहीं भी मस्जिदें बनी हुई है, तो उसमें जैसे आप अलग केसेस में भी देखते हैं कि
बहुत स्पेसिफिक लीगल प्रोसेस से आप जाते हैं। उन्हीं लीगल प्रोसेस के थ्रू अगर लगता है कि वो जमीनें भी ऐसी है, उसमें भी फिर होता है कि कितनी पुरानी वो स्ट्रक्चर्स है, वो मस्जिदें कितनी पुरानी है, अभी नई नहीं बनाई गई है क्या, जिस जो जमीन हड़पने के लिए या एक्चुअल बहुत पुरानी स्ट्रक्चर्स है, तो बहुत केस बाय केस बेसिस उसमें आपको जाना होगा। लेकिन इसे ब्लैंकेट आप एग्जम्पशन नहीं दे सकते कि अगर हल्का सा भी कुछ उसमें धार्मिक स्थल बन गया तो एकदम उसको छोड़ ही दीजिए, उस पर बात ही मत कीजिए। वो एग्जम्पशन देना थोड़ा मुश्किल है। दबाव में है सर सरकार इस बिल को लेकर। 293 का आपका आंकड़ा है एनडीए के साथ, 18 आपके टीडीपी के हैं, 12 आपके यहाँ हैं नीतीश कुमार जी के पास, तो 30 तो सीधे सीधे यही हो जाते हैं। अब मैं तो तुष्टिकरण ही कहूंगा एक तरीके से, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रहे हैं। बीजेपी सवाल नहीं उठाती है, हालांकि वो राज्य का मामला उसका अलग है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो ये लोग खिसक सकते हैं कि नहीं सर, क्योंकि अटकलें बहुत हैं ऐसी। मुझे लगता है अभिषेक जी, देखिए, चूंकि इस बिल को इतना प्रोसेस से लाया गया है और सबके इसमें एडवाइस को, सबके ओपिनियंस को इसमें डाला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सरकार अपनी तरफ से सिर्फ इस बिल को ला रही है। और मुझे लगता है ये तो सहयोगी पार्टियां तो है ही, मुझे लगता है विपक्ष के भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां आप एक आध देखेंगे जब ये बिल वोटिंग पे आएगी, वो भी इसके साथ आएंगे, क्योंकि बहुत लॉजिकल इसके जितने सारे आप प्रोविजंस देखेंगे वो बहुत लॉजिकल है, बहुत थॉट थ्रू है, कोई बहुत जल्दबाजी में लाया गया बिल नहीं है। मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल आंकड़ा है एनडीए का वो तो है, कुछ और एक दो छोटो पार्टियों का भी आपको आंकड़ा उसमें जुड़ता हुआ दिखेगा। सर देखिए, मैं मतलब एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जेपीसी की जब बैठक चल रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जेपीसी को जवाब दिया। जब सरकार से जवाब मांगा गया तो उस जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वक्फ बोर्ड जिन पर दावा करता है ऐसी 14,000 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो पता चला 11,712 एकड़ जमीन सरकारी है। मतलब 3,000 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड का है। और आपने देखा होगा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की ही कर लें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, तो उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया है इसमें, और वक्फ बाय यूजर होना चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई, वक्फ बाय यूजर की वो मांग कर रहे हैं, उसी की भाषा में नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि जिस भूमि पे फिलहाल उनका कब्जा है वो रहे। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जेम्पशन, पूरा ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं लगाया जा सकता है कि जिसपे ऑलरेडी कब्जा है उस पर रहे। अगर वो रहेगा तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, पूरा बिल का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा, जैसे आपने कहा, ऐसी जमीन है जो विवादित है, ऑलरेडी लिटिगेशन में है, वक्फ बोर्ड के पास है, बस उसके प्रोसेस को थोड़ा एफिशिएंट बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर वो ऑलरेडी पेंडिंग केस है, उसके बाद हायर कोर्ट पे भी उसमें आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर ही वही है कि आप अगर लोअर कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में कोई केस हारते हैं तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, तो इसमें भी वही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस बिल में पॉसिबल है किसी भी हाल में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 293 का जो आंकड़ा है वो लोकसभा में बीजेपी के, एनडीए के पास है, और 30 मोटा मोटी सा जो बड़े दो सहयोगी दल हैं उन्हीं के पास है। जगदम्बिका पाल जो इस जेपीसी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी कहा कि कहीं मौलाना और धर्मगुरु इस बिल के समर्थन में, पक्ष में है, लेकिन वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है। उसी के आह्वान पर आपने देखा होगा कि जुमे की नमाज के दिन और ईद की नमाज के दिन भी लोग अपनी हाथों पर काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे और नमाज करने के लिए गए। मतलब इस्लाम से पूरी तरीके से इस वक्फ बोर्ड को जोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि जब कोई कानून संसद में बनाया गया है और संसद में तमाम उसमें संशोधन आते आए हैं, तो फिर इस संशोधन से क्या दिक्कत है? अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि 48 घंटे पहले जो नए प्रस्ताव की बात कही है, जो नई मांग नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से की गई है, क्या जब बिल पटल पर रखा जाएगा उस पर चर्चा होगी, क्या इन प्रस्तावों को उसमें डाला जाएगा? और अगर इन प्रस्तावों को डाला जाता है तो फिर इस वक्फ बिल, इसमें अमेंडमेंट करने का कोई फायदा दिखाई नहीं देता। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो दर्शकों, आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।